Hello everyone, welcome to Abhyarthi IES, day 21 of Target UPSC Prelims MCQs 2024. Let us begin. Consider the following statements about mRNA vaccine. Statement 1. Some of the mRNA vaccine does expose individual to the virus itself. Statement 2. mRNA vaccine only introduce a piece of the genetic material that correspond to a viral protein called spike protein. We have to select whether statement number 2 is the best and correct explanation for statement number 1. And the answer is C. That is statement number 1 is correct but statement number 2 is incorrect. 2023 का नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी जिसको मेडिसिन बोला जाता है इट हैज़ बीन अवॉर्डेड टू कैथलीन करिको एंड ड्रू विस्मैन for their research in the development of mRNA vaccine which were developed against COVID-19 virus. Statement number 1 इसलिए incorrect है क्योंकि जो mRNA vaccine होती है they does not expose anyone to virus itself because they are made from the messenger RNA and they do not contain any active virus. तो इसकी वजह से mRNA वैक्सीन they cannot cause any infection क्योंकि जब तक वैक्सीन में एटेन्यूएटेड या फिर एक्टिव वायरस ना हो तब तक वो वैक्सीन को किसी भी तरीके की इन्फेक्शन नहीं कर सकती और बेसिकली जो mRNA वैक्सीन है वो नाम से ही पता चल रहा है कि इट इज मेड फ्रॉम द RNA ऑफ द वायरस. RNA का मतलब है राइबो न्यूक्लिक एसिड. जैसे ह्यूमंस में DNA होता है वैसे ही RNA होता है वायरसेस में. ये वैक्सीन डेवलप की गई है mRNA से मतलब कि जो मैसेंजर RNA होता है. मैसेंजर RNA का मेन काम क्या होता है? मैसेज पास ऑन करता है विद इन द RNA कि कौन से ऐसे प्रोटीन्स बनाने हैं कि जो वायरस को मल्टीप्लिकेशन में हेल्प कर सकें. mRNA वैक्सीन बेसिकली जो ह्यूमन सेल्स होते हैं उसके लेवल पे जाके काम करता है एंड वहां पे जाके ये एक वायरल प्रोटीन प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है. इससे क्या होता है कि हमारे इम्यून सिस्टम को जो फॉरेन सब्सटेंस है जो फॉरेन वायरसेस हैं उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने में हेल्प होती है. एंटीबॉडीज फिर जाके वायरसेस को अटैक करते हैं एंड उसके बाद अपना एक मार्क छोड़ देते हैं कि ये वाला वायरस है. अगली टाइम जब बॉडी में ये वायरस एंटर करेगा देन उसके बाद यही वाली एंटीबॉडीज जनरेट होंगी बॉडी में. अब दूसरे जैसे वैक्सीन होते हैं उसमें वीक या फिर डेड बैक्टीरिया या वायरस यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू इवोक अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द इम्यून सिस्टम. बट mRNA वैक्सीन क्या होती है ये एक सिर्फ जेनेटिक मटेरियल का एक पीस इंट्रोड्यूस करती है जिससे क्या होता है कि जो एक वायरल प्रोटीन होता है वो प्रोड्यूस किया जाता है. वायरस खुद जाके वहां पे एक्ट नहीं करता. वायरस में जो एक प्रोटीन होता है जेनेटिक मटेरियल का वो जाके वहां पे हमारी बॉडी में एक्ट करता है एंड उसकी वजह से फिर इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है. एंड ये जो प्रोटीन है इट इज यूजली फाउंड इन द मेम्ब्रेन ऑफ द वायरस एंड इसको स्पाइक प्रोटीन कहते हैं. जैसे अगर आपने कोरोना वायरस की फोटोज देखी होंगी ना तो उसके ऐसे यहाँ पे स्पाइक्स थी. जो वायरस की फोटो आती थी ना तो उसमें ऐसे स्पाइक्स दिखाई गई थी. तो मतलब कि ये स्पाइक प्रोटीन मतलब ये जाके जो हमारे सेल के साथ ये चीजें चिपक जाती हैं और जब क्या होता है कि mRNA वैक्सीन में ये स्पाइक प्रोटीन का यूज करके हमारी बॉडी से इम्यून सिस्टम का एक रिस्पॉन्स लिया जाता है तो उसमें जो एंटीबॉडीज जनरेट होती है वो फर्दर हेल्प करती है हमारी बॉडी को वायरस से प्रोटेक्ट करने में. तो इसकी वजह से स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि mRNA वैक्सीन है इट डज नॉट एक्सपोज इंडिविजुअल टू द वायरस इटसेल्फ. जस्ट अ मिनट, यहाँ पे ना आंसर में एक सिंटेक्स एरर है. आंसर में होना चाहिए था डी क्योंकि स्टेटमेंट नंबर 1 इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट नंबर 2 करेक्ट है. बट mRNA वैक्सीन में जो एक चैलेंजिंग एस्पेक्ट ये है कि इनको फ्रोजन स्टेट में रखना पड़ता है तो इनके लिए कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज को अवेलेबल करवाना पड़ता है. बट इसका सबसे बड़ा एडवांटेज mRNA वैक्सीन का एंड DNA वैक्सीन का ये है कि क्योंकि इन्हें एक सिर्फ जेनेटिक कोड ही चाहिए होता है दैट इज वाई दे कैन बी क्विकली अपडेटेड. तो जो भी वायरस के इमर्जिंग वेरिएंट्स आते जाएंगे उनके रिगार्डिंग जो ये mRNA एंड DNA वैक्सीन होती है इनको हम इजीली अपडेट कर सकते हैं. यहाँ पे इस फिगर में भी mRNA वैक्सीन की पूरी जो फंक्शनिंग है डिटेल में बताई गई है. जैसे मैंने आपको बताया था कि ये स्पाइक प्रोटीन होता है तो इसको सीक्वेंस करके mRNA निकाला जाता है जिसकी वजह से mRNA वैक्सीन बना सकते हैं हम. सबसे पहले साइंटिस्ट क्या करते हैं mRNA सीक्वेंस निकालते हैं विच इज द कोड फॉर वायरस का स्पाइक प्रोटीन. तो फिर इससे क्या होता है कि RNA सीक्वेंस जो है वो आगे जाके
स्पाइक प्रोटीन कैसे बनेंगे उसको हेल्प करता है हमारी बॉडी में जब mRNA वैक्सीन को हम डालते हैं। और ये जो स्पाइक प्रोटीन होते हैं जब ये बॉडी के इम्यून सिस्टम के साथ मिलकर काम करते हैं तो इनकी वजह से क्या होता है कि इम्यून सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है वो बढ़ जाता है एंड एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं अगेंस्ट द वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू लीगली बाइंडिंग आर्टेमिस अकॉर्ड्स। India has signed and ratified the Moon Agreement of 1979. India has signed the Outer Space Treaty, but the treaty is not yet ratified by the Indian Parliament. How many of the statements given above are correct? And the answer is B. That is, none of the statement given above is correct. In 2023, India signed the Artemis Accords. Artemis Accords basically है क्या? It is a non-binding guidelines which are basically a set of 13 principles. Artemis Accords basically they are linked to the Artemis program. इसका एम है कि एस्ट्रोनॉट्स को दोबारा लूनर सरफेस पे लेके जाना है, वहां पे एक स्पेस कैंप बनाना है एंड डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन में हेल्प करनी है। अब इसमें एक बेस बनाया जाएगा लूनर सरफेस में और एक स्मॉल ऑर्बिटिंग स्पेस स्टेशन जिसका नाम है लूनर गेटवे, ये एस्टेब्लिश किया जाएगा लूनर सरफेस पे। एक कॉन्स्टेलेशन ऑफ सैटेलाइट्स भी बनाया जाएगा इन ऑर्डर टू हेल्प विद द नेविगेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ द स्पेस स्टेशन। अब बेसिकली आर्टेमिस अकॉर्ड्स इट इज अ यूएस लेड इंटरनेशनल पार्टनरशिप ऑन प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च। ये ना तो एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है ना ये कॉन्ट्रैक्ट है और ये ऐसे कोई लीगल प्रिंसिपल्स या रूल्स भी एस्टेब्लिश नहीं करता विच विल रिलेट टू द प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च। बेसिकली ये एक मतलब जो आपको बताऊं कि कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जैसे कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके, फ्रांस, कनाडा, इन्होंने मिलकर ना अपने आपस में आपसी सहमति के साथ ये आर्टेमिस अकॉर्ड साइन किए हैं ताकि ये फर्दर जो हमारी स्पेस की एक्सप्लोरेशन है उसमें एक दूसरे को कोलैबोरेट कर पाएं एंड एक दूसरे की हेल्प के साथ आगे बढ़ पाएं। तो इंडिया ने भी अभी इसको साइन किया आर्टेमिस अकॉर्ड्स को। अब इसमें इंडिया 27th कंट्री बन गया है टू साइन दिस आर्टेमिस अकॉर्ड एंड इंडिया ने इसको साइन किया जून 2023 वाशिंगटन डीसी में। और इसको बोला जाता है कि ये आर्टेमिस अकॉर्ड्स बेसिकली चाइना और रशिया का जो प्लान है फॉर इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन बनाने का उसको बेसिकली उसके काउंटर एक्ट करने के लिए आर्टेमिस अकॉर्ड साइन किया गया है। Statement 2 is not correct because India has signed the Moon Agreement of 1979 but इसको अभी तक इंडिया ने रेटिफाई नहीं किया है। मून एग्रीमेंट जिसको एग्रीमेंट गवर्निंग द एक्टिविटीज ऑफ स्टेट्स ऑन द मून एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज ये भी कहा जाता है। इट सप्लीमेंट्स द आउटर स्पेस ट्रीटी। आउटर स्पेस ट्रीटी क्या है? इट इज अ मल्टीलेटरल ट्रीटी जो जुरिस्डिक्शन देती है ओवर द सेलेस्टियल बॉडीज टू द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। मतलब कि आउटर स्पेस ट्रीटी के जरिए जो हमारे पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं उनको ये जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं जैसे कि जो हमारे अदर प्लैनेट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं, उनके उनके ऊपर अगर कोई भी रिसर्च करनी है या कोई भी स्पेस एक्सप्लोरेशन करनी है तो आउटर स्पेस ट्रीटी उसको गवर्न करती है। मून एग्रीमेंट was basically signed in December 1979 and it was adopted by United Nations General Assembly in 1979। इस एग्रीमेंट में वन ऑफ द मेजर क्लोज ये है कि मून एंड अदर सेलेस्टियल बॉडी उनको डीमिलिटराइजेशन का काम करना है। मतलब उनको कोई भी स्टेट, कोई भी कंट्री अपने मिलिट्री बेनिफिट्स के लिए नहीं यूज करेगी एंड वहां पे कोई भी वेपन वगैरह आप नहीं रख सकते। तो बेसिकली आपने सुना होगा स्पेस वॉरफेयर, ये उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए मून एग्रीमेंट साइन किया गया था एंड इस एग्रीमेंट के जरिए द यूज ऑफ फोर्स और हॉस्टाइल एक्शन ऑन द मून इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड। स्टेटमेंट 3 भी इनकरेक्ट है क्योंकि 1967 में आउटर स्पेस ट्रीटी साइन की गई थी एंड रेटिफाई की गई थी बाय द यूएस, सोवियत यूनियन एंड 63 अदर पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन। अब इंडिया ने आउटर स्पेस ट्रीटी को साइन तो किया है इन द मार्च ऑफ 1967। हाउएवर इंडियन पार्लियामेंट ने इसको रेटिफाई किया था इन 1982। मतलब कि सेम ईयर में आउटर स्पेस ट्रीटी को रेटिफाई नहीं किया गया था। 15 साल का गैप था। इन 1967 में इसको साइन किया इंडिया ने, इन 1982 में इसको रेटिफाई किया। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत कैसी होगी? क्योंकि स्टेटमेंट नंबर 3 में हमें दिया गया था कि इंडिया हैज साइन द आउटर स्पेस ट्रीटी बट इट इज नॉट येट रेटिफाइड। पर रेटिफाई तो हमने कर दिया ना 1982 में। तो येट का तो मतलब ये अगर येट वाला वर्ड आ गया तो ये इनकरेक्ट हो गया।
आउटर स्पेस ट्रीटी बेसिकली गवर्न करती है एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट इन द यूज एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ आउटर स्पेस इंक्लूडिंग मून एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज। एडिशनली जो आर्टेमिस अकॉर्ड्स हैं उनमें कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन और माइनिंग ऑफ द लूनर एंड एस्ट्रॉयड रिसोर्सेज ये स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है। मतलब सिर्फ लूनर सरफेस पे आप जाके एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, वहां पे कोई भी अगर आपको रिसोर्सेज की माइनिंग करनी है या फिर एस्ट्रॉयड बेल्ट से कोई भी आपको रिसोर्सेज की माइनिंग करनी है, इट इज नॉट कवर्ड अंडर द आर्टेमिस अकॉर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, the Lunar Polar Exploration (LUPEX) mission is a joint collaborative mission between India and USA, India and Japan, India and Russia, India and European Union. And the answer is B. Lunar Polar Exploration mission is a joint collaborative mission of India and Japan. यूपेक्स मिशन बेसिकली एक्सप्लोर करेगा लूनर सरफेस का जो परमानेंटली शेडो रीजन है, जिसको डार्क साइड ऑफ मून भी कहा जाता है उसको। इंडिया एंड जापान दोनों कंट्रीज ये यूपेक्स मिशन लॉन्च करने जा रही हैं, जिसमें जो लॉन्च व्हीकल होगा इट विल बी प्रोवाइडेड बाय द जापान एंड जो लैंडर सिस्टम होगा इट विल बी डेवलप्ड बाय द इसरो। मोर ओवर जो रोवर सिस्टम होगा इट विल ऑल्सो बी डेवलप्ड बाय द जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा। एंड इसका लैंडिंग पॉइंट क्या होगा, इट विल बी साउथ पोल ऑफ द मून, क्योंकि साउथ पोल ऑफ द मून इज अ परमानेंटली शेडो रीजन जिसको हम डार्क साइड ऑफ मून या फार साइड ऑफ मून भी कहते हैं। इस मिशन का एम क्या है, टू स्टडी द नेचर अबंडेंस एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ वाटर आइस ऑन द मून साउथ पोल। नासा का जो वाइपर रोवर मिशन है एंड जो लूपेक्स मिशन है दे आर सिमिलर एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, मतलब ये दोनों एक तरीके का ही काम करेंगे। तो अगर जैसे पेयरिंग वाले क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में, कि जैसे लूपेक्स मिशन आ गया तो ये है इंडिया एंड जापान, एंड जैसे वाइपर मिशन आ गया वाइपर रोवर, तो आप इसको इजीली बता सकते हैं कि ये नासा का है। तो यहाँ पे हमने दो इंपॉर्टेंट मिशन अभी कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, academic Lomonosov and Ling Long 1 are nuclear submarines, lithium mines, hypersonic missiles, or small modular reactors? And the answer is D. Small modular reactors. So, academic Lomonosov and Linglong 1 they are small modular reactors. Small modular reactor होते क्या हैं? They are the advanced nuclear reactors which are a fraction of the size of traditional nuclear reactor. तभी तो इनको small nuclear reactor कहते हैं ना। एंड इनका मैक्सिमम आउटपुट होता है 300 मेगावाट इलेक्ट्रिक। इनमें न्यूक्लियर फिजन का यूज होता है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर दे आर स्मॉलर रिएक्टर बिकॉज दे कैन बी फैक्ट्री बिल्ड एंड अनलाइक कन्वेंशनल रिएक्टर, जो कि कन्वेंशनल रिएक्टर को एक साइट पे ही बनाना पड़ता है, बट स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को आप एक फैक्ट्री में बना के उसको साइट पे ले जाके असेंबल कर सकते हैं। तो देखा जाए तो इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी एंड डीकार्बनाइजेशन गोल्स को फुलफिल करने के लिए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर दे विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। Academic Lomonosov, it is a 35 megawatt small modular reactor and it is the world's first floating nuclear power plant which is located in Russia's port of Pevek in Chukotka region. And Ling Long 1, it is the multi-purpose pressurized water reactor developed by China's National Nuclear Corporation. It is also known as ACP-100. ये वर्ल्ड का फर्स्ट थर्ड जनरेशन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट अबाउट 1 बिलियन किलोवाट आवर एनर्जी एनुअली। एंड ये पहला स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है जिसको अप्रूवल मिली है फ्रॉम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। Additionally, Indian government is also considering the development of the small modular reactor, क्योंकि जो नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनमें इंडिया ने ये डिटर्मिन किया है कि 40% ऑफ द contribution in energy sector will come from the renewable energy. So that is why small modular reactor जो हैं they will play a very important role in the achievement of Paris Agreement and also while delivering the nationally determined contributions regarding the climate change. Department of Atomic Energy basically ये work कर रहा है on this scheme of small modular reactor. इसमें नीति आयोग भी help कर रहा है. India is also having some bilateral talk with France, Russia, South Korea and USA
इन ऑर्डर टू एक्वायर द रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजीज एंड इन्वेस्टमेंट जो कि हेल्प करेंगी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को एस्टेब्लिश करने में इंडिया में। अब इसमें एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 की हेल्प लेते हुए प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन एंड स्टार्टअप्स को प्रमोट करते हुए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर टेक्नोलॉजी को इंडिया में लाया जाएगा। अभी करंटली इंडिया की जो इंस्टॉल्ड न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी है इट इज़ अबाउट 7.48 गीगावाट एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि ये 22.28 गीगावाट हो जाएगी बाय 2031। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statements about white hydrogen. It does not occur naturally in nature. It is mainly produced from natural gas using a process called steam methane reforming. When white hydrogen burns, it only produces water vapor. How many of the statements given above are correct? And the answer is A. That is only statement number 3 is correct and statement number 1 and 2 are not correct. तो why white hydrogen was in news? Because scientists ने recently discover किया white hydrogen का resource beneath the country of France. अब इसमें statement 1 and 2 इसलिए incorrect हैं क्योंकि जो white hydrogen है it is a non-polluting naturally occurring gas जो कि create होती है underground by the chemical reactions which are taking place within the earth's surface. So it is formed when water reacts with iron rich minerals at very high temperature. अब जब वाटर आयरन रिच मिनरल से रिएक्ट करता है हाई टेम्परेचर पे तो इस प्रोसेस को कहते हैं सरपेंटेनाइजेशन। ओरिजिनली व्हाइट हाइड्रोजन वाज फाउंड इन माली इन 1987। तो एग्जामिनर ना आपको ये बोल के एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है कि सबसे पहले व्हाइट हाइड्रोजन फ्रांस में मिली थी, बट फ्रांस में नहीं, इट वाज डिस्कवर्ड इन माली इन 1987। व्हाइट हाइड्रोजन बेसिकली बहुत सारी कंट्रीज में पाई जाती है जैसे कि रशिया, ब्राज़ील, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, नमीबिया, आइसलैंड, फ्रांस। तो इसको ध्यान में रखते हुए स्टेटमेंट 1 एंड 2 तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि ये सरपेंटेनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू बनती है व्हाइट हाइड्रोजन। मोरओवर इट अकर्स नेचुरली। स्टेटमेंट 3 करेक्ट है क्योंकि जो व्हाइट हाइड्रोजन है जब वो बर्न होती है तो उसमें से सिर्फ वाटर वेपर ही जो उसका इमिशन होता है वाटर वेपर की इमिशन होती है एंड इसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस की इमिशन बहुत मिनिमल है। हालांकि वाटर वेपर खुद में ही एक ग्रीन हाउस गैस है बट जैसे कि देखा जाए अदर ग्रीन हाउस गैस जैसे कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब की इमिशन थ्रू द व्हाइट हाइड्रोजन नहीं होती। So that is why white hydrogen को clean, renewable and sustainable energy source भी कहा जाता है which can reduce the carbon emissions. Therefore इसको हम as a clean energy source use कर सकते हैं in various industries like aviation, shipping, steel making. At present जो white hydrogen की production है and इसकी extraction it is way more efficient and cheaper than the blue and green hydrogen जिनको बनाया जाता है through steam reforming and electrolysis process. स्टीम रिफॉर्मिंग से बनती है ब्लू हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब कि वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करके उसको तोड़ के जो हाइड्रोजन निकलती है उसको बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। एंड ऑल्सो व्हाइट हाइड्रोजन इज अ वेरी अबंडेंट सोर्स। एडिशनली ग्रे हाइड्रोजन क्या होता है? ग्रे हाइड्रोजन इज मेड फ्रॉम मीथेन गैस whereas ब्राउन हाइड्रोजन इज मेड फ्रॉम कोल। ब्लू हाइड्रोजन कैसे बनाई जाती है? इट इज वेरी सिमिलर टू ग्रे हाइड्रोजन बट इट इज मेड विद द कैप्चर्ड इमिशंस। मतलब कि आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कार्बन कैप्चर का। तो कार्बन कैप्चर में क्या करते हैं कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज की गई है उसको थ्रू वेरियस टेक्नोलॉजीज कैप्चर करने की ऐसे मेथड्स बनाए जाते हैं। इसमें क्या है कि हम कार्बन कैप्चर कर सकते हैं beneath the earth within the depleted reservoirs of gas, natural gas and coal एंड और भी इसके 3-4 और भी वेज हैं। तो जो ब्लू हाइड्रोजन है वो ऐसी ही कैप्चर्ड एमिशन से जनरेट की जाती है। बट जो सबसे इको फ्रेंडली हाइड्रोजन है इट इज ग्रीन हाइड्रोजन क्योंकि इसको प्रोड्यूस किया जाता है यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी विद द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। यूनियन कैबिनेट ने 4 जन 2023 को अप्रूव किया नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप रिसेंटली टेकन बाय द गवर्नमेंट। इसका फाइनेंशियल आउटले है 19,744 करोड़ एंड सबसे इम्पोर्टेंट इसकी जो चीज़ है वो ये है कि इसके कौन कौन से ईयर्स में ये लागू होगा। इट विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द ईयर 2023 टू 2029-30
नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का ओवरआर्चिंग ऑब्जेक्ट क्या है? टू मेक इंडिया अ ग्लोबल हब फॉर प्रोडक्शन, यूसेज एंड एक्सपोर्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव। इंडिया का ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी इट इज लाइकली टू रीच 5 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम अंडर दिस नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। एंड ये हेल्प करेगा जो अभी हम इम्पोर्ट डिपेंडेंट है ना, फॉर फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ पेट्रोलियम, क्रूड एंड नेचुरल गैस। एंड अंडर दिस मिशन बेसिकली ये टारगेट किया जा रहा है कि कॉमुलेटिवली हम 1 लाख करोड़ वर्थ ऑफ फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट कम कर देंगे बाय 2030। So this is all for today. Thank you for discussion. Please like our video and subscribe to Bharti IAS.